बेलापुर में पीलू चिड़िया अपनी सहेली के साथ फूल बेचने निकली। फूल ले लो फूल, रंग बिरंगे फूल, ताजे ताजे फूल। तभी वहाँ पर नट्टू काका आया। नट्टू काका, हमसे फूल ले लो। नहीं नहीं, मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, ऐसे कई फूल मेरे घर में पड़े हैं। ये सुनकर पीलू चिड़िया उदास हो जाती है और रोने लगती है। काका, एक फूल ले लो ना, सुबह से मेरे एक भी फूल नहीं बिके हैं, मैं आपको सस्ते में फूल दे दूंगी। अरे तेरे फूल सस्ते हो या महंगे, जब मुझे तुझसे फूल खरीदने ही नहीं हैं, तो मैं क्यों लूं? चल जा यहाँ से, कहीं और बेच अपने फूल। काका, मैं और मेरी सहेली सुबह से निकले हैं, हमारा एक भी फूल नहीं बिका, तो हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। काका कहता है, अरे तेरा फूल नहीं बिक रहा है तो मैं क्या करूं? तूने सुबह से कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? तेरी सहेली कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? ये तुम लोगों के बहाने होते हैं जिससे तुम हम लोगों से पैसे निकलवा सको। चलो अब तुम दोनों तुरंत यहाँ से भागो। इस तरह से खरी खोटी सुनकर पीलू और उसकी सहेली दूसरे जंगल में फूल बेचने चली जाती हैं। पीलू अपनी सहेली से कहती है, देखो वो कालू भैया आ रहे हैं, मैं उनके पास जाके फूल बेचती हूँ। पीलू उड़कर कालू के पास जाती है। कालू भैया ये फूल ले लो, देखो ये कितने सुंदर हैं, इन्हें आप हम गरीब से खरीद लो ना, मैं आपको बिल्कुल सस्ते दामों में दूंगी, बाजार में इससे सस्ता फूल नहीं मिलेगा। कालू कहता है, अरे तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, चल हट मेरे रास्ते से, जा किसी और को फूल बेचना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू बिना फूल खरीदे वहाँ से चला जाता है। कालू के जाने पर पीलू बहुत उदास हो जाती है और फिर से रोने लगती है। सुबह से एक भी फूल अभी तक नहीं बिका, फूल नहीं बिकेंगे तो मेरी बीमार माँ की दवाई कैसे आएगी? इस तरह से पीलू चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ पीलू चिड़िया को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? माँ, सुबह से शाम हो गई लेकिन फिर भी एक भी फूल नहीं बिका, तुम्हारी दवाइयाँ कैसे आएंगी? इस पर पीलू चिड़िया की माँ उससे कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, ऊपर वाला हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा, हम गरीबों को वो ऐसे ही मुसीबत में नहीं छोड़ता। अगले दिन पीलू चिड़िया उसकी माँ के साथ नदी के पार एक बंगले में फूल बेचने जाते हैं। पीलू चिड़िया बंगले के बाज से कहती है, अंकल मेरे ये फूल खरीद लीजिए ना, आप जब ये फूल खरीदेंगे तो मेरी माँ की इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी पीलू चिड़िया की माँ बेहोश होके गिर जाती है। बाज उससे पूछता है, अरे ये क्या हुआ? पीलू चिड़िया कहती है, अंकल सुबह से मेरी माँ ने कुछ नहीं खाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ये बेहोश हो गई हैं। क्योंकि हमारे फूल नहीं बिके हैं, इसलिए मेरे पास माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। वो बाज पीलू चिड़िया पे दया करता है और अपने पास से 1000 रुपए का नोट निकालकर पीलू चिड़िया को देता है। इस पर पीलू कहती है, नहीं अंकल, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम मेहनत करके खाते हैं, आप मुझसे ये फूल खरीद लीजिए, उसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिएगा। बाज पीलू चिड़िया के सारे फूल खरीद लेता है और पीलू चिड़िया की ईमानदारी देखकर पीलू और उसकी माँ को अपने घर में जगह देता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की ईमानदारी उसके और उसकी माँ के काम आती है। इंदिरा नगर में रानी नाम की एक छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन रानी की फैमिली मेले में जाने की तैयारी कर रही थी। रानी को मेला बहुत अच्छा लगता था और बहुत खुश भी थी। हम आज मेले में जाएंगे, बहुत सारी मिठाई खाएंगे, बलून फोड़ेंगे और बताशे लाएंगे। मेले में जाने से पहले रानी को उसकी माता और पिता बहुत सारी चीजें समझाते हैं, जैसे कि रानी बेटा, मेले में चलते वक्त हमारे हाथ पकड़ के ही चलना, हमें छोड़ के दूर कहीं ना जाना। पिताजी की बात को सुन के रानी, हाँ पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, कहती है। और उसकी माँ कहती है, देखो रानी, कोई अगर कुछ भी देना, खाना नहीं, आपको जो चाहिए हमें बताओ, हम आपके लिए खरीदेंगे। तो माँ को भी रानी कहती है, हाँ माँ, जैसे आप कहो। तो ऐसे तैसे करके रानी और उनकी परिवार की यात्रा चल पड़ती है मेले की ओर। मेले में जाते वक्त सब लोग नाश्ता करने के लिए उतर जाते हैं।
अरे जल्दी जल्दी ये नाश्ता खत्म कर लो वरना मेले में जाने के लिए देरी होगी। रानी बेटा आ जाओ, तुम भी खा लो। यहाँ वहाँ देखते पीछे ना रह जाना। सबकी बातों को रानी मुंडी हिलाती है, मगर रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियों को देखते, उसमें बैठे लोगों को टाटा करते हुए और हड़बड़ी में रानी की पूरी फैमिली रानी की ख्याल न करते हुए चले जाते हैं। बीच रास्ते में खड़ी रानी को याद आता है कि अपना परिवार चला गया है, ना उसको घर का पता है और ना मेले का। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण रानी काफी देर से परेशान हो जाती है। रानी के घर वाले मेले में जाने की खुशी में गाते बजाते आगे निकल जाते हैं। उनके साथ मेले में जाने वाले और परिवार भी जुड़ जाते हैं और रानी अपने साथ नहीं है इसका ख्याल ही उन्हें नहीं आता है। घर की रास्ता ढूंढने में परेशान रानी, अरे चाचू, आपको इंदिरा नगर का रास्ता पता है? अरे नहीं बेटा, इंदिरा नगर में कहाँ जाना है आपको? मेरी घर की पता तो पूरा मुझे नहीं पता। ऐसे कहते हुए रानी आगे निकल जाती है। रानी को भूख बहुत सताने लगती है। भूख से जोर से रोती हुई रानी चलते चले जा रही है। ऐसे ही अपने घर की पता ढूंढते हुए रोते जाने वाली रानी को रास्ते में चॉकलेट की गाड़ी गुजरता हुआ नजर आता है और उस गाड़ी से एक बड़ा सा चॉकलेट नीचे गिर जाता है। रानी के तो भाग्य खुल गए। रोते रोते जाने वाली रानी की मुंह पे मुस्कुराहट आती है। अरे मुझे भूख लगी थी तो भगवान ने इतनी बड़ी चॉकलेट दे दी। ऐसे कहते हुए रानी अपने घर की रास्ता ढूंढना भूलकर उस चॉकलेट को उठाती है। चॉकलेट इतना बड़ा था कि रानी के हाथ से उसको उठाना भी नहीं हुआ। तो रैपर खोल के रानी एक जगह पे एक टुकड़ा तोड़ के खाने शुरू करती है और उसी समय वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है। रानी को फट से याद आ जाता है कि उसे घर भी पहुँचना है, तो दौड़ के जाके पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है। पुलिस अंकल, मैं ना रास्ता भूल गई हूँ, मुझे घर जाना है। बेटा आपका घर कहाँ है? एड्रेस क्या है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा घर इंदिरा नगर में है। तब पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है और रानी को कहता है, कोई बात नहीं, हम आपको घर पहुंचा देंगे। कहते हुए रानी को गाड़ी में बिठाता है, मगर रानी थोड़ी ही आने वाली थी। वो कहती है, पहले अपना चॉकलेट उठा ले। पुलिस वाला भी डट जाता है, या रानी को ले जाएगा या फिर चॉकलेट को। तो रानी दोनों हाथों से खींचते हुए उस चॉकलेट को गाड़ी में चढ़ा देती है। गाड़ी में बैठ के पेट भर चॉकलेट खाती है। रानी ने सोचा थोड़ा बहुत इसे पुलिस वाले को भी दे दे और बाकी बचा हुआ घर ले जाए, ताकि घर में जो उनके परिवार है वो भी खा सके। हाँ, इतनी अच्छी चॉकलेट तो अकेले नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं ना। ऐसे मन में कहते हुए पुलिस वालों को भी एक एक टुकड़ा चॉकलेट तोड़ के देती है। उतने में पुलिस स्टेशन भी आ जाता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में रानी की पिताजी और माँ भी थे। वो कंप्लेंट लिखाने आए थे रानी के बारे में। अपनी माँ और पिताजी को देखते हुए रानी दौड़ के आती है और कहती है, माँ और पिताजी देखो ना मैं क्या लाई हूँ। अरे रानी बेटा, आप कहाँ चले गए थे? रानी, तुम्हें इतना समझाया था ना कि मेले में जाते समय हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितना घबरा गए थे। कहाँ गए थे आप? और पुलिस की गाड़ी में आप कैसे आए? अरे माँ, मुझे ना भूख लगी थी और घर का रास्ता भी नहीं पता था, तो मैं वहाँ पे ये चॉकलेट मिला, खाते बैठी थी। पुलिस अंकल मुझे घर जाने की प्रॉमिस करके यहाँ लेके आए हैं। अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ तक ले आए। हाँ पिताजी, आप यहाँ पे हो ना, अच्छा ही हुआ। कहते माँ और पिताजी की दोनों को हाथ पकड़ के गाड़ी तक ले जाती है और माँ पिताजी गाड़ी में देखते हैं कि इतना बड़ा चॉकलेट पड़ा है। अरे रानी, आपको इतना बड़ा चॉकलेट किसने दिया? कहा था ना कि कोई कुछ दे तो आप उसको खाना नहीं। अरे माँ, मैंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने मुझे दिया भी नहीं। ये बड़ा चॉकलेट
जब चॉकलेट की गाड़ी जा रही थी उससे गिर गई थी, तो हमने भूख लगी थी तो लेके खा लिया। रानी को वापस पाने की खुशी में उस चॉकलेट को भी लेके स्टेशन में सबको चॉकलेट बांटती है रानी की माँ, और पुलिस इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हुए रानी के साथ वापस खुशी खुशी घर चले जाते हैं। एक जंगल में एक कबूतर, चूहा और एक हिरण, 3 बहुत अच्छे मित्र रहते थे। जंगल में बने सरोवर में पानी पीते, फल खाते और वही सरोवर के आसपास घूमा फिरा करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अरे बहुत सुंदर हिरण है, इसको तो मैं आज पकड़ के रहूंगा और इसे बेच के बहुत धन भी कमाऊंगा। ऐसे सोचते हुए शिकारी बहुत खुश हो रहा था। काफी प्रयत्न और मेहनत से शिकारी ने जाल को छिपाकर लगाने में सफल हो गया। शिकारी के जाल में हिरण आसानी से फंस गया। इस पर कबूतर ने कहा, घबराओ नहीं मित्रमा, मैं देखती हूँ शिकारी कहाँ है और कितनी दूर है। मैं उसको रोकूंगी जब तक हमारा मित्र चूहा तुम्हारे जाल को कुतर देगा और तुम जल्दी से निकल जाओगे। ऐसे कहते हुए कबूतर शिकारी को ढूंढने शुरू कर देती है। वह बहुत दूर में खड़ा था मगर कबूतर की नजर से बच न पाया। कबूतर ने अपने प्राण को जोखिम में डालकर शिकारी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। कबूतर के प्रहार से शिकारी को कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये कबूतर मेरे ऊपर क्यों शिकार कर रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा। ऐसे कहते हुए वह परेशान होकर बचने के लिए जगह ढूंढने लगा, मगर कबूतर शिकारी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई। शिकारी ने जल्दी ही कबूतर काबू पा लिया और वह जाल की ओर आया। इधर चूहे ने जाल को लगभग काट दिया था। अब हिरण आजाद होने वाली थी। तभी शिकारी वहां पहुंचा। इतने में कबूतर का एक झुंड वह जल्दी से आकर उस शिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। अरे इतने सारे कबूतर कहाँ से आ गए और मेरे ऊपर ये हमला क्यों कर रहे हैं। ऐसे सोचते सोचते शिकारी को कबूतर पर काबू पाने में थोड़ा समय लगा। इतने में चूहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया, जिससे हिरण आजाद हो गया। अब क्या था, हिरण और चूहा अपने अपने रास्ते भाग चले। कुछ दूर भागे होंगे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका मित्रमा कबूतर शिकारी के चुंगल में आ गई थी। हिरण ने सोचा, अरे इसने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। यह सोच के हिरण धीरे धीरे लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिया। इससे शिकारी को लगा कि हिरण घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही है। अरे ये हिरण तो घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही है, वह भाग भी नहीं सकती। यह सोचकर शिकारी ने झट से कबूतर को छोड़ दिया और हिरण की तरफ दौड़ा। शिकारी को आता देख कबूतर उड़कर आकाश में चल पड़ा। हिरण जो अभी नकल कर रही थी वह भी तेजी से दौड़कर भाग गई और चूहा दौड़कर बिल में घुस गया। इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूझबूझ ने एक दूसरे की जान बचाई और रक्षा की। सदैव आपसी सूझबूझ और समझदारी हो तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है और किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। मल्हार नगर में डोलू मोलू 2 भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर में पीछे खेल रहे थे। मुझे वो बैट दो, मैं पहले बैटिंग करूंगा। मैं क्यों दूं? मैंने टॉस जीता है। दोनों में अनबन शुरू हो गई, मगर क्रिकेट तो खेलना था दोनों को। तभी वहाँ पे उसके दादाजी आते हैं। क्यों जगड़ रहे हो बच्चे? देखो ना दादाजी, मैंने टॉस जीता है, मुझे बैटिंग करने नहीं दे रहा है। अरे बोलू, टॉस अगर उसने जीता है तो उसको देना चाहिए ना। तो मोलू कहता है, टॉस जीता तो क्या हुआ, आने से पहले हम दोनों में बात हुई थी कि मैं पहले बैटिंग करूंगा। ऐसे इन दोनों की झगड़ा देखते हुए दादाजी को कुछ समझ में
में नहीं आता है। तो दादाजी सोचते हैं इन दोनों को खेलना तो है, मगर खेलने से पहले झगड़ा खत्म करना है। तो दोनों बच्चों को सामने बुलाते हैं और बिठाते हैं। बिठा के उनको समझाते हैं कि दूसरों की भलाई या तो खुशी में अपनी खुशी छुपी होती है। दादाजी के बात मानते हुए मोलू ने डोलू को बैटिंग करने के लिए दिया। जब वो दोनों खेल रहे थे, वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी रोने की आवाज सुनाई दी। ये दोनों वहाँ पे जाकर झांक के देखते हैं, बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। डोलू मोलू को पहले समझ में तो नहीं आया कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो डोलू कहता है, लगता है इनकी माँ इन्हें छोड़ के चली गई है। अरे शायद उसकी माँ खाना ढूंढने गई होगी। ऐसे दोनों में चर्चा शुरू हुई, मगर बिल्लियों ने जोर जोर से चिल्लाना बंद नहीं किया। तब दोनों ने तय किया है कि उनको भूख लगी है, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। तब उनको दादाजी की बात याद आती है। दादाजी ने समझाया था कि दूसरों की भलाई में हमें खुशी मिलती है। तो दोनों दौड़ के दादाजी के पास जाते हैं और कहते हैं, दादाजी, बिल्ली के बच्चों को बहुत भूख लगी है। आप चलिए ना, देखिए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दादाजी को इनकी बातों का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, तो समझ में भी नहीं आया। तो दादाजी इन दोनों के साथ चलते हैं कि बिल्ली के बच्चे कहाँ हैं देखने के लिए। दादाजी ने देखा कि दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और अरे डोलू मोलू, जाओ और एक एक कटोरी दूध लेके आओ। जब डोलू मोलू ने 2 कटोरी भर के दूध लाया, तो बिल्ली की बच्चों के सामने वो दूध रखे उनको दूध पिलाया। तब जाके बिल्ली की बच्चे की भूख शांत हुई और दोनों बच्चे चिल्लाना चीखना बंद कर दिए। उनकी चीख बंद होने से डोलू मोलू बहुत खुश हुए और दादाजी ने डोलू मोलू को शाबाशी दी। शाबाश डोलू मोलू, आप दोनों ने दूसरों के भूख समझे और दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना भी खिलाया और दूध भी पिलाया। तो क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं दादाजी? दादाजी मन में ही मुस्कुराते हुए, हाँ, क्यों नहीं, अब ये भी तुम्हारे दोस्त हैं। तो डोलू मोलू 2 के साथ 2 दोस्त मिल गए। इस बात को समझते हुए बहुत खुश हुए और बिल्ली की बच्चों के साथ खेलते कूदते अपने दिन बिताए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, जाओ, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वहाँ का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा, अरे इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर वह सब बातें बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ के छाये में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने के लिए कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। गौतम बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वही पानी वापस से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि
हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। गुस्से में या अशांत मनस्थिति में लिए हुए फैसले सदैव हमारे उल्टे चलते हैं। इसलिए जब भी हम दुविधा में हो या मनस्थिति अपना शांत नहीं हो तो 10 तक गिनना चाहिए। यह करने से आपकी मनस्थिति शांत होगी और आप सही फैसला ले सकोगे।